संकट मोचक नरेंद्र मोदी कैसे, आज आपको विस्तार से बताएंगे। स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो संकट मोचक नरेंद्र मोदी। जी हां, इस वक्त दुनिया भर की निगाहें नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बांग्लादेश के हालात पर भारत का रुख क्या होगा और भारत में पनाह लेने वाली शेख हसीना किस तरह से भरोसा कर कर भारत पहुंची है, इसे लेकर विदेशों में हलचल मची हुई है और दुनिया भर के लोगों में चर्चा भी खूब हो रही है कि इस बार भारत क्या बड़ा फैसला लेने वाला है। अपनी जबरदस्त और स्पष्ट विदेश नीति से भारत बांग्लादेश की नैया कैसे पार लगाएगा, ये देखने के लिए हर कोई बेताब है। फिलहाल भारत इस वक्त सबसे ज्यादा बांग्लादेश से भारतीयों को निकालने की कूटनीति में जुड़ा हुआ है। सदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता सबसे पहले भारतीयों को वहां से निकालने की रहेगी। इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले इंडिया डेली की यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। संकट मोचक नरेंद्र मोदी दुनिया के लिए अकेले काफी। बांग्लादेश में हाहाकार, मोदी लगाएंगे नैया पार। हर संकट से छुटकारा सिर्फ मोदी है सहारा। सबकी निगाहें मोदी पर टिकी, सबसे आगे भारतीय विदेश नीति। जब जब बनी युद्ध की स्थिति, सामने आई सफल कूटनीति। दुनिया में भारत का डंका, मोदी मोदी का लगा नारा। जब हुआ विदेशों में युद्ध, मोदी ने लगाया ब्रेक। चलिए अब आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से हर बार भारत अपने सफल विदेश नीति से विदेशों के संकट से निपटा है और भारतीयों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। 6 तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन में है, जिसमें हाल ही में बांग्लादेश के संकट से लेकर अफगानिस्तान से युद्ध में संकट के बाद भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया। क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता जो है वह भारत की ये रही कि जितने भी भारतीय वह देश के अंदर है उन्हें सुरक्षित वापस लेकर आया जाए। और ये प्रमाण इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ना केवल बांग्लादेश, कतर की बात करें, रशिया की बात करें या फिर यूक्रेन की बात करें, इजराइल, अफगानिस्तान, जब भी इन देशों के अंदर जंग जैसी स्थिति बनी, भारत ने अपनी बेहतरीन कूटनीति के साथ, डिप्लोमेसी के साथ, बेहतर रिश्तों के साथ वहां से सबसे पहले तत्काल प्रभाव से वहां पर जितने भी भारतीय थे और वहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वह चलाया गया। विस्तार से आज चर्चा करेंगे कि अब तक भारत की डिप्लोमेसी किस तरह की ली गई है और आगे के आने वाले एक्शन किस तरह के हो सकते हैं। पूरा एनालिसिस हम आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए हैं और मेहमानों के साथ बात करेंगे। समीर चोंगाकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल रक्षा विशेषज्ञ हैं और हमारे साथ ही आपको बता दें हमारे सहयोगी बता दें कि राकेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर के बाद और आयुषी मेरी सहयोगी भी दिल्ली से जुड़ी हुई है। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर राजन जामवाल से शुरुआत करना चाहूंगी। सर, अब तक हमारी डिप्लोमेसी किस तरह की रही है और आने वाले समय के अंदर क्या जरूरी एक्शन प्लान लेने की जरूरत है? देखिए, अभी तक की जो डिप्लोमेसी आपने खुद उदाहरण दे दिए, हम काफी सक्सेसफुल रहे हैं बेसिकली टू इवैक्यूएट। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, आई थिंक वी हैड ए गुड आइडिया। हमें कुछ अंदेशा हो गया था कि बांग्लादेश में ऐसा कुछ होने वाला है और जहां तक खबर की बात है, मतलब लग रहा है ऐसा कि
जो शेख हसीना एकदम देश छोड़ के ठीक है, भागी है, ठीक है क्या सर, होने आप वाला है? हमारे साथ बने काफी रहिए, चांसेस लेकिन इस हैं। बीच माफी चाहूंगी, हम दर्शकों को एक बड़ी अपडेट दे देते हैं। तो वही दूसरी ओर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं बांग्लादेश की स्थिति के ऊपर कि किस तरीके से भारत की डिप्लोमेसी इस वक्त है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, समीर चौवांकर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, साथ ही रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल हमारे साथ है। राजन जामवाल जी, माफी चाहूंगी क्योंकि जरूरी खबर थी और दर्शकों को वह पहचानी बहुत जरूरी थी। प्लीज सर आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि अब तक कैसी हमारी डिप्लोमेसी रही है और आगे का एक्शन प्लान क्या कुछ होना चाहिए। जहां तक मैं आपको बता रहा था अभी, मोस्ट प्रोबेबली ये टिप ऑफ इंडिया की तरफ से ही शेख हसीना जी को दिया गया था कि भाई ये होने वाला है, एंड इसलिए मतलब ही वाज वार्न्ड। अगर आधा पौना घंटा भी देर हो जाती शायद शी वुड हैव बीन किल्ड, और मतलब काफी बुरा हो जाता, जैसे हमने देखा लोग घुस गए उनके घर वगैरह में। तो मोस्ट प्रोबेबली इट वाज अ टिप ऑफ फ्रॉम द इंडियन साइड ओनली। जहां तक हमारी डिप्लोमेसी का संबंध है, हमारे अभी तक तो काफी सक्सेसफुल रही है। ठीक है, जो अभी हुआ इसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों ने मिलके एंड प्रोबेबली विद सपोर्ट ऑफ द यूएस डीप स्टेट ये किया है। इट इज बेसिकली कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज एन इस्लामिक मतलब रेवोल्यूशन दिस थिंग, जैसा कि मतलब इट इज वेरी सिमिलर टू जो उन्होंने अरब स्प्रिंग वगैरह में किया था। सिमिलर मतलब मॉडस ऑपरेंडी अपनाई गई है, डिमांडें मांग ली गई, डिमांडें बदली होती गई। उसके बाद ये रह गया कि अभी डिमांड मान ली गई फिर भी हम नहीं हटेंगे। आई मीन समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे सीए और हमको फार्मर प्रोटेस्ट में भी दिखाने को दिया कि भाई हंगामा करना है, कैसे भी हो, देश का पलता पड़ना है। हमारा कोई विश्वास डेमोक्रेसी में नहीं है। जो भी अगर चुन के आए उसको बोलो ये फ्रॉड से आया है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने देश में बहुत सारे मीर जाफर है जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। पर अभी यहाँ सवाल शुरू होता है, अभी हमें आगे क्या करना चाहिए? देखिए, दो चीजें एकदम जरूरी है। फर्स्ट इज जो हमारे एवैक्यूएट करने हैं इंडियंस, एंड आई वुड से इवन जो हिंदू वहां फंसे हुए हैं उनको वहां से एवैक्यूएट करके सीए के अंदर, यहाँ बिकॉज उनकी जान वहां बहुत खतरे में है। दूसरा, हमको बॉर्डर पूरा सील करना है इस वक्त, कि इसका इस्तेमाल करते हुए कोई दूसरे तत्व जो वैसे भी बांग्लादेश से काफी आ रहे थे, अभी कोई ना आना शुरू हो जाए और इन मास ना शुरू हो जाए। बिकॉज अभी आने वाले समय में बांग्लादेश की इकोनॉमी जो कि काफी आगे चली गई थी, पाकिस्तान से डबल हो गई थी ऑलमोस्ट, दे वर डूइंग सो वेल, बट वो जो अभी उसमें एक बड़ी रुकावट आने वाली है, और उस रुकावट की वजह से मतलब पाकिस्तान के बुरे हाल होने वाले हैं। वी डू नॉट वांट कि उसका कोई रिप्रिकॉशन इंडिया पे पड़े, तो फर्स्ट हमको यहाँ उसका पूरा ब्लॉकेट कर देना है बॉर्डर का, ठीक है ना। सी रूट से उनका ज्यादा नहीं आता, तैयारी रहनी चाहिए। राजन जी उस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन समीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, और मुझे लगता है उन्होंने अलग अलग समय के अंदर भारत की कूटनीतियों को देखा है। हम जरा 50 साल पहले चलते हैं समीर जी। उस वक्त भी जब शेख हसीना है भारत आती हैं, 1975 की मैं बात कर रही हूँ, और आज 2024 में कुछ वैसी स्थिति बनती है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि वैसी स्थिति है। उस वक्त पनाह देना अलग था और आज अलग है। क्या रेपरकशंस जो है वे हो सकती है? क्योंकि जब हमने अभी राजन जी से बात करी, भारत के ऊपर क्या रेपरकशंस होंगी? हमारी डिप्लोमेसी उस तरह की होनी चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में इस तरह का उपद्रव होना और अराजक तत्वों का वहां पर कब्जा कर लेना और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना, भारत की शरण लेना पड़ा। मुझे लग रहा है ये भारत की कूटनीति के लिए एक बड़ा धक्का है, क्योंकि अगर आप हमारे पड़ोसी देशों में देखोगे तो सिर्फ एक बांग्लादेश ऐसा था जो भारत का एक अच्छा मित्र था, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच एक सामंजस्य बहुत अच्छा था। बाकी अगर आप देखो तो पाकिस्तान से हमारा दुश्मनी है, चीन से हमारी दुश्मनी है, अफगानिस्तान भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधि बढ़ाने में मददगार रहता है, म्यांमार से हमारी बहुत अच्छे संबंध नहीं है, श्रीलंका ऑलरेडी दिवालिया हो चुका और चीन का वहां दखल बढ़ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है मालदीव के अंदर गो बैक इंडिया के नारे लग रहे हैं। तो जब भारत ऐसे देशों से घिरा हुआ, उसके बीच में अगर बांग्लादेश भारत के साथ था, तो यह भारत के लिए एक मुश्किल की घड़ी जरूर है। और भारत की सबसे बड़ी चिंता इस समय वहां बसे भारतीयों, हिंदुओं को, और जो वहां के जो धार्मिक मंदिर है, गुरुद्वारे और जो मंदिर है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की स्थिति है। देखिए, अब ये कोई छात्रों का आंदोलन रहा नहीं है, ये अब एक कट्टरपंथी लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान का पूरा इसको समर्थन है और चाइना इसे पूरी मदद कर रहा है कि यह जितना बढ़ेगा उतना भारत के लिए संकट की स्थिति खड़ी होगी। तो मुझे लग रहा है कि भारत सरकार की इस पर नजर होगी। फिलहाल भारत सरकार ने शेख हसीना को अपने राजनीतिक शरण दी है। मुझे लगता नहीं कि भारत सरकार बहुत लंबे समय तक शेख हसीना को भारत में राजनीतिक शरण की स्थिति में रहेगी, क्योंकि जितनी लंबे समय तक शेख हसीना भारत में रहेगी उतनी ज्यादा बांग्लादेश में भारतीयों के लिए समस्याएं खड़ी होगी। क्योंकि अब जिस तरीके से वहां सरकार बनने, अंतरिम सरकार बनने जा रही है, जिस तरीके से वहां से खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है,
जिस तरीके से जमाते इस्लामी वहां पर मजबूत होकर उभरा है, ये सब भारतीय विरोधी ताकतें हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति हमेशा से एक बेहतर रही है। उन्होंने हमेशा अपने सहयोगी देशों को, पड़ोसियों को मदद करा है, भले ही वो पाकिस्तान हो। कोरोना काल में आप देखोगे कि भारत ने सबको वैक्सीन भेजा था। जब पाकिस्तान के छात्र रशिया के अंदर थे, तो भारत सरकार थी जो पाकिस्तान के छात्रों को भी लिफ्ट कर दिल्ली लेकर आई थी। तो भारत ने हमेशा एक बेहतर कूटनीति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति रही है और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की जो शानदार कूटनीति और देशों के साथ संबंध रहे, उसका फायदा भारत को मिलता रहा। भारत सबसे बड़ा देश है। अगर चीन को देखा तो चीन के बाद भारत की इकोनॉमी सबसे बड़ी है। तो ऐसी स्थिति में भारत को मुझे लगता है एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। ठीक है समीर जी, भारत को आप सतर्क हमारे भी साथ रहना बने पड़ेगा। रहिए। राजन जामवाल जी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। फोन लाइन पर मेरे सहयोगी और इनपुट एडिटर राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, अगर 48 पिछले घंटों की मैं बात करूं तो ना केवल बांग्लादेश के लिए, भारत के लिए कह सकते हैं बहुत सेंसिटिव टाइम जो है वो पिछले 48 घंटे रहा है। राकेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी, मेरी मुझ तक आपकी आवाज पहुंच रही है। मेरा कहना यह है कि अगर आप देखेंगे, इसकी वजह है कि जो हमारी इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी का काम है पिछले बहुत से सालों में, मतलब 2014 के बाद अगर देख लें तो वो बहुत काम का है, बहुत ही मतलब का काम किया उन्होंने। इसके बाद आप देख लें मैच्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी, मैच्योरिटी जो है ना हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी को लेकर जो समझ है वो बहुत बड़ी चीज है, और उसके बीज हजारों साल से हैं हमारी सोसाइटी में। तो वो डेमोक्रेसी हमारे लिए नई नहीं है। हमारे ही साथ या आगे पीछे 2-3 और देश जैसे चाइना है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश 1971 में हुआ था, श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ, चाइना 1949 में आजाद हुआ, लेकिन कहीं भी डेमोक्रेसी इस तरह से नहीं है जैसे हमारे देश में है। तो ये मानेंगे कि डेमोक्रेसी के बीज हमारे यहाँ बहुत अंदर तक दबे हुए हैं, हजारों साल से हैं। तो इसकी ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से भारत में अशांति नहीं है। बेशक उसके अगल बगल, उसके पड़ोस में जितने भी देश हैं वहां बड़ी दिक्कतें हों, इसलिए और इसमें एक बड़ी वजह है लीडरशिप की भी। लीडरशिप अगर मजबूत होती है तो फैसले फोकस्ड होते हैं, अब फिर चाहे इंटेलिजेंस के फैसले हो या। ठीक है राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए सभी। तो वहीं लगातार आपको उत्तर प्रदेश के अयोध्या से तस्वीरें दिखा रहे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की स्थिति के ऊपर भी हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान समीर जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं, और साथ ही मेरे सहयोगी इनपुट एडिटर राकेश त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और बहुत महत्वपूर्ण मेरा सवाल है। शेख हसीना की बातचीत हुई है अजीत डोभाल के साथ, लगभग कहा जा रहा है कि 1-1.5 घंटा ये बातचीत हुई है। क्या लगता है कि शेख हसीना ने कोई बहुत जरूरी ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट जो भारत के लिए, बांग्लादेश के लिए, और हम कह सकते हैं कि इस वक्त ये जो पूरा हम कह रहे हैं पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, चीन है, और हम कई सारे ऐसे पड़ोसी देशों के साथ घिरे हुए हैं कि वो इंटेलिजेंस इनपुट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या वो इंटेलिजेंस इनपुट जो है वह संभावित तौर पर साझा किया गया होगा, क्योंकि वो भारत के लिए भी जरूरी है और बांग्लादेश के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इस वक्त मुश्किल घड़ी में हम उनका सहयोग कर रहे हैं। होंगे एंड क्योंकि वो प्रधानमंत्री थी, उनके पास काफी इंटेलिजेंस इनपुट होंगे। पिछले 1 महीने से ऊपर से जो बांग्लादेश में हुआ है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, अलग बहुत लोगों के नाम आ रहे हैं। उनके बारे में आई एम श्योर जब वहां से निकली शेख हसीना, ना सिर्फ अपने दिमाग में काफी डॉक्यूमेंट भी लेके गई होंगी, साथ में जो सेंसिटिव नेचर के थे, एंड आई एम श्योर उन्होंने इनको शेयर किया होगा जो हमारे काम आएंगे। बिकॉज एंड ऑफ द डे इंटेलिजेंस में कभी वैक्यूम नहीं होता। ठीक है, कभी कोई कामयाब हो जाता है, कभी कोई कामयाब हो जाता है, बट मतलब एसेट हमारे भी हैं, एसेट शेख हसीना के भी अभी बांग्लादेश में है। अभी इस वक्त दे मे नॉट बी अप दिस थिंग, वो भी आराम से बैठे हुए हैं, बट दे कैन बी एक्टिवेटेड, कल वो हमारे एसेट बनने में दिस थिंग। सो ये मतलब चेंज होता रहता है, वक्त होता रहता है। श्रीलंका में जो हुआ, उन्होंने सोचा कि जो अगली सरकार आएगी भारत के खिलाफ होगी, हुआ क्या? एंड ऑफ द डे अभी वो जो सरकार है वो भारत के पक्ष में, क्योंकि भारत ने ही उनको वहां से निकाला। तो अभी बांग्लादेश के साथ भी वही होने वाला है। बांग्लादेश इज गोइंग टू गेट इनटू इकोनॉमिक मेस, बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट ये हुआ है। तब लोगों को पता लगेगा कि भाई खाली ये रिलीजन के नाम पे नारे लगाने कुछ नहीं होता। जो पेट में रोटी जा रही थी वो रोटी बंद
आनी बंद हो गई है, तब वो भारत की तरफ भागेंगे। तो इसलिए हमारा जरूरी है कि बॉर्डर एकदम सील हो जाए, कुछ देर उनको अपनी इंटरनल इकोनॉमिक तकलीफें झेलने दो, बिकॉज वहां से निकालने का मादा और किसी का नहीं है। लैंड बॉर्डर बांग्लादेश किसी और के साथ शेयर नहीं करता, खाली सी के थ्रू उतना वो आ नहीं सकता, जब चाहे सी में भी इंटरडिक्शन हो सकती है। तो एक किस्म की बांग्लादेश की भारत के ऊपर डिपेंडेंसी है, हर तरह की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक हर तरह की डिपेंडेंसी है। वो डिपेंडेंसी आप उनको रियलाइज करने दो। ये जो आईएसआई वगैरह ये जो कर रहे थे कि भी इस्लामी कट्टरपंथी को बांग्लादेश में, ये एक फिनोमेना है जो इस वक्त सक्सीड हो गया, पर ये लॉन्ग रन में चलने वाला नहीं है। लगातार मेरे इनपुट एडिटर राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त राजन जी से हम यही बात कर रहे थे कि इंटेलिजेंस इनपुट संभावित तौर पर शेख हसीना की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल को दिया होगा, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर वहां पर थी और कई सारे इंटेलिजेंस इनपुट उनके पास होंगे। लेकिन अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं, एक बड़ा जो स्थिति उस वक्त बनी हुई है बांग्लादेश के अंदर, इंटेलिजेंस फेलियर उनका भी था, इस वजह से स्थिति बनी है। जी राकेश, ये तो मानने वाली बात है कि जो भी हो रहा था बांग्लादेश में, उस पर सही समय पर सही फैसला नहीं किया गया। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये सब इसीलिए होता है क्योंकि आपका बिलीफ डेमोक्रेसी में नहीं रहता है। अगर एक बड़े तबके का बिलीफ डेमोक्रेसी में नहीं है तो अल्टीमेटली उस नकली डेमोक्रेसी पर वो हावी हो जाएंगे और किसी न किसी तरह उसको अपदस्थ करेंगे। सिर्फ भारत में ऐसा है कि डेमोक्रेसी में बिलीफ है लोगों का। आज तक हमारे यहाँ कोई आर्मी कू नहीं हुआ। आप अगर किसी भी देश को देख लें, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दूसरे देशों में देखिए, श्रीलंका में क्या हुआ अभी हाल ही में, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ, राष्ट्रपति के घर में घुस गए, उसी तरह से श्रीलंका में हुआ। तो मेरा कहना है कि अगर आपको डेमोक्रेसी में बिलीफ है आपका, तभी आप लंबे समय तक सरकार बना सकते हैं और तभी आप मजबूत सरकार बना सकते हैं। बिल्कुल राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे दोनों मेहमान रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत शुक्रिया। और साथ ही समीर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। लगातार मेरी सहयोगी आयुषी भी हमारे साथ इस वक्त बता दें दिल्ली से जुड़ी हुई है। क्या कुछ अपडेट आयुषी आपकी तरफ से, क्योंकि एक बड़ी संवेदनशील स्थिति 48 घंटे से दिल्ली के अंदर बनी हुई है शेख हसीना जब से यहां पर लैंड हुई। जी बिल्कुल पलक, मैं अभी इंडियन एयरबेस के ठीक बाहर मौजूद हूँ और अंदर ही शेख हसीना पिछले 40 घंटों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, वो यहाँ अंदर गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। और जब तक शेख हसीना भारत के दहलीज के अंदर रहेंगी तब तक ये जो माहौल है पूरे भारत में और जो राजनीतिक गलियारों में, ये यूं ही तेज़ रहेगी, क्योंकि जितने भी डिप्लोमेट्स हैं वो ये निष्कर्ष निकालने में लगे हुए हैं कि आखिर जो बांग्लादेश में भारतीय रह रहे हैं उनको कैसे सुरक्षा मुहैया कराया जाए, या तो उनको रेस्क्यू किया जाए या तो वहीं पे उनको सुरक्षा पहुंचाई जाए। और शेख हसीना आखिर उनका अगला ठिकाना कहाँ होगा, शेल्टर होम के लिए अनेक जगहों लगातार शेख हसीना बात कर रही हैं। पहले यूके की बात हुई, यूएसए की बात हुई, अब यूरोप की बात चल रही है कि वो यूरोप जा सकती हैं। ऐसे में ये भी खबर है कि अगले 48 घंटों में शेख हसीना अपना ठिकाना ढूंढ लेंगी और दूसरे देश चली जाएंगी। लेकिन जब तक वो यहाँ हैं तब तक राजनीतिक गलियारों में यूं ही जो सरगर्मी है वो तेज रहेगी, क्योंकि बड़ा सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। वो भारतीय जो बांग्लादेश में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा का सवाल है, क्योंकि जब से शेख हसीना भारत में है वैसे ही जो तमाम प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में उन्होंने हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया है, हिंदू मंदिरों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। आयुषी, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप खबर पे बने रहिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो विस्तार से हमने चर्चा की कि आने वाले समय के अंदर भारत की क्या कुछ डिप्लोमेसी रहनी चाहिए, मिलिट्री की तरफ से भी क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले रहने चाहिए, और इसमें क्या कुछ स्थिति भारत के अंदर और बांग्लादेश के अंदर बनी हुई और वैश्विक तौर पर क्या कुछ बनी है, पूरा एनालिसिस आपके सामने रखा। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया डेली।